सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल, जैसा कि मैंने कहा था, बहुत जल्द लेकर मिलूंगा। तो आज वही बारी है, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से 11 न्यूमेरिकल हैं, नॉर्मली बाकी एडिशनल एक्सरसाइज हैं। तो आज वो 11 न्यूमेरिकल अपन खत्म करके निकलेंगे, ठीक है। इनको यहाँ पर निपटा देते हैं। कुछ ईजी हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल हैं। डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं। तो वो सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोटबुक पेन ले लो, टेक्स्ट बुक साथ में रख लो, बेहतर रहेगा। साथ में क्वेश्चंस रीड करेंगे तो बाकी डेमोक्रेसी है, आपकी इच्छा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का। 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों के बीच में गैप है 16 सेंटीमीटर का। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती हुई लाइन पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो थोड़ा विजुअलाइज करते हैं अपन कि देखो, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है। ये इनको दो ज्वाइन करती हुई लाइन, ठीक है, वो इधर से पूरी इधर तक भी जा सकती है, ठीक है। ये पूरी लाइन है, दोनों को ज्वाइन कर रही है। अच्छा, चार्जेस की वैल्यू कितनी है हमारी? 5 × 10⁻⁻8 कूलम, और दूसरा है हमारा -3 × 10⁻⁻8 कूलम। दोनों के बीच में गैप है 16 सेंटीमीटर का, यानी कि मैं लिख देता हूँ 0.16 मीटर का, ठीक है। बोला है इनको ज्वाइन करते हुए लाइन पर किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। और आपको इन्फिनिटी का पोटेंशियल भी 0 लेना है। अच्छा, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 क्यों दिया हुआ है? क्योंकि देखो, बेसिकली हमको पोटेंशियल नहीं, हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू इन्फिनिटी जो होता है वो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल मतलब इस पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ, सॉरी, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 हुआ, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस पॉइंट का पोटेंशियल है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी थियरी में डिस्कस की हुई है, वापस बोलने की जरूरत नहीं है ज़्यादा डिटेल में। तो 2 चार्जेस, राइट, किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। अब एक चीज़ खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनने वाला पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से बनने वाला पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, एक नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, दोनों कैंसल आउट करेंगे। लेकिन कहां दोनों कैंसल आउट करेंगे? जहां पर दोनों की वैल्यू सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वाले चार्ज को ए बोल देता हूं, मैं इस वाले चार्ज को बी बोल देता हूं, ठीक है। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो क्यू ए चार्ज ले लेते हैं, इसको अपन क्यू ए बोल देते हैं, इसको अपन क्यू बी चार्ज बोल देते हैं, ठीक है। तो क्यू ए की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा, यानी कि मैं वी ए बोलूँ, ठीक है, क्यू ए की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा दैट इज वी ए, और क्यू बी की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वी बी। अगर ये दोनों इक्वल हुए, अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हुए, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। अच्छा, अब इसमें डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। स्केलर होता है पोटेंशियल, पता है ना, तो इसका डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, इसका प्लस माइनस से लेना देना है। लेकिन ठीक है, एक की वजह से पोटेंशियल प्लस बनेगा, एक की वजह से पोटेंशियल माइनस बनेगा। और अगर दोनों सेम वैल्यू का पोटेंशियल एक ही पॉइंट पर लगा रहे हैं, किसी पॉइंट पर, ठीक है, वी ए और वी बी सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है, मतलब दोनों का वैल्यू कितना है, वी है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिला के कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आप खुद बताओ। अच्छा, अब पोटेंशियल सेम होना चाहिए उस पॉइंट पर, ठीक है। उस पॉइंट पर ए का पोटेंशियल भी सेम होना, मतलब जितना ए का पोटेंशियल है उतना ही बी का भी पोटेंशियल होना चाहिए। अच्छा, तो वो पॉइंट कहाँ हो सकता है? यहाँ, 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 यहाँ। अच्छा, ए की तरफ होगा, ए के पास होगा, या बी के पास होगा, या बीचों बीच होगा। अब अगर मैं बीचों बीच की बात करूँ, एकदम मिड पॉइंट पर बात करूँ, तो देखो, यहाँ से जो डिस्टेंस है, ए से जो डिस्टेंस है और बी से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो आपका सेम हो जाएगा अगर ये मिड पॉइंट ले लेते हो आप, तो ठीक है। लेकिन चार्जेस अलग अलग हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, KQ/R। अगर डिस्टेंस सेम है लेकिन चार्जेस अलग अलग हैं तो पोटेंशियल अलग आएगा, है ना। तो चार्जेस अलग अलग हैं, इसलिए सेम डिस्टेंस यानी कि मिड पॉइंट पर तो वो पॉइंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब वो पॉइंट किस तरफ होगा, ए के पास होगा कि बी के पास होगा, वो किस पर डिपेंड करता है। देखो भाई, ये वाला चार्ज आपका ज़्यादा है, ये वाला चार्ज ज़्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल लगाएगा, है ना। तो वो पॉइंट इससे दूर लेना पड़ेगा आपको, समझ में आया। चार्ज ज़्यादा मतलब पोटेंशियल ज़्यादा लगाएगा, तो उस पोटेंशियल को इसके बराबर लाने के लिए आपको आर ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी कि इससे ज़्यादा दूर पर लेना पड़ेगा वो पॉइंट, है ना। और इस चार्ज की वैल्यू कम है, इसलिए डिस्टेंस इससे
कम लेना पड़ेगा, ताकि इसका डिस्टेंस कंपेंसेट करेंगे, ठीक है। इसका चार्ज ज़्यादा है तो इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा कर दो, ठीक है। इसका चार्ज कम है तो यहाँ से डिस्टेंस भी कम कर दो, ताकि ओवरऑल वैल्यू सेम मिले दोनों की। समझ में आ रहा है? तो वो पॉइंट कहीं इस तरफ मिलेगा हमको, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? पॉइंट कहीं इस तरफ हमको मिलने वाला है। अब यहाँ से उस डिस्टेंस को, ए से मैं उस डिस्टेंस को ले लेता हूँ कितना, x, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं p, ठीक है। तो अपन यहाँ पर पहले से लिख देते हैं क्वेश्चन 1 के लिए, लेट द पोटेंशियल एट p इज 0, ठीक है। p पर पोटेंशियल हमने 0 लिया हुआ है, तो p का डिस्टेंस a से कितना है, x है, यानी कि AP कितना है आपका यहाँ पर x है, तो आपका PB कितना हो जाएगा वो बताओ, या BP कितना हो जाएगा। ये पूरा 0.16 है, उसमें से ये आपका x है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.16 माइनस x, ठीक है। तो PB आपका हो जाएगा कितना, 0.16 माइनस x, ठीक है। तो इस पॉइंट पर दोनों का पोटेंशियल सेम लगने वाला है ना, तभी तो कैंसिल आउट होगा, तभी तो कैंसिल आउट होंगे दोनों, है ना। क्या बोल रहा समझ में आ रहा है ना? इसका पॉजिटिव लगने वाला है, इसका नेगेटिव लगने वाला है। अच्छा, तो V ड्यू टू A मस्ट बी इक्वल टू V ड्यू टू B, आप ऐसा लिख सकते हो, या आप ऐसा लिख सकते हो कि V ड्यू टू A प्लस V ड्यू टू B इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये लिख सकते हो आप, है ना। VA प्लस VB 0 होना चाहिए, नेट पोटेंशियल वहाँ पर 0 लाना है। अच्छा, तो A की वजह से पोटेंशियल बनेगा वो क्या होगा, KQA बाय वो जो पॉइंट है, कितना डिस्टेंस है उसका A से x, KQ/R होता है ना फॉर्मूला, तो KQA/x प्लस इसका KQB बाई कितना डिस्टेंस है B से उसका 0.16 माइनस x, ठीक है, इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। बात गई भेजे में, ओके। अब एक देखो, यहाँ से K कॉमन निकाल के अपन उड़ा सकते हैं क्या, दोनों में से K कॉमन लिया, उधर 0 के नीचे गया, 0 हो गया, तो बचेगा क्या, QA प्लस QB, है ना, QA/x प्लस QB बाई 0.16 माइनस x। QA की वैल्यू डाल देते हैं अपन, QA की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x, ठीक है। और यहाँ कितना होगा, -3 ना, तो प्लस माइनस डायरेक्ट ले लो, तो -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.16 माइनस x, ठीक है। यहाँ Q वाला माइनस में आएगा ना, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। और K मैंने पहले कॉमन लेके उड़ा दिया हुआ है। अच्छा, इक्वल्स टू 0। अब एक और चीज़ देखो, 10⁻⁻8 भी यहाँ से कॉमन लेके आप उड़ा सकते हो, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या बचेगा, 5/x माइनस 3 अपॉन 0.16 माइनस x इक्वल्स टू 0, ये बचेगा। अच्छा, अब ये इसको उधर ले जाओ, तो 5/x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 0.16 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर अपन, ये इधर, तो 5 इंटू 0.16 माइनस x इक्वल्स टू 3 इंटू x, तो यहाँ से ये 0.16 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 16 5 80 होता है ना, 80, तो 8 माइनस x यानी कि 0.8 आएगा, राइट, सॉरी, 16 5 80, ओके, एंड 0.8, ओके, तो 0.8 माइनस 5x इक्वल्स टू 3x, ये उधर ले गए अपन सॉरी, तो 0.8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8x, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 0.1 मीटर, यानी कि यहाँ से A से कितने दूरी पर, 0.1 मीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वो पॉइंट आएगा जहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा। क्लियर है, पक्का। तो ये आंसर हो गया अपना। अभी देखो एक और आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल विल बी 0। एक तो ये हो गया अपना, और दूसरा भी एक पॉइंट मिलेगा हमको, ठीक है, जहां पर पोटेंशियल 0 हो सकता है। सोचो कहाँ होगा वो पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहाँ हो सकता है, इस तरफ हो सकता है कि उस तरफ हो सकता है। सोचो, अगर मैं इस तरफ ले लूँ पॉइंट, ठीक है, इस तरफ अगर एक पॉइंट पे ट्राई मारूँ मैं अगर, ठीक है, तो देखो ये चार्ज ऑलरेडी ज़्यादा है, इससे तो ये चार्ज ज़्यादा ही है ना। और इधर तुम कोई भी डिस्टेंस लोगे, उस केस में ए वाला डिस्टेंस ही कम होगा, राइट। ए से डिस्टेंस कम होगा, बी से ज़्यादा ही डिस्टेंस होगा। तो ये तो भाई चार्ज कम, ऊपर से डिस्टेंस भी ज़्यादा कर दोगे
तो इससे बनने वाला पोटेंशियल यहाँ पर कम मिलेगा और इससे बनने वाला पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा मिलेगा, यानी इस तरफ तो जीरो होने का चांस है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरफ चांस है जीरो होने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज कम है तो यहाँ से कम डिस्टेंस लो, है ना, और इसका चार्ज ज़्यादा है तो यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ओवरऑल बैलेंस हो सकता है। तो इस तरफ हमको वो पोटेंशियल जीरो मिल सकता है। तो एक पॉइंट दूसरा ले लेते हैं अपन यहाँ पर अब, ठीक है, उसको मैं रेड से दिखा देता हूँ। दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ मैं आर, ठीक है। अब ये सेम चीज़ वापस से करेंगे अपन, ठीक है। इस बार अपन लिखेंगे लेट द पोटेंशियल एट आर इज 0, ठीक है। तब आर का डिस्टेंस और ये सब निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब ये बी से आर का कुछ डिस्टेंस होगा, मैं ले लेता हूं उसको सपोज वाई, कितना ले लेता हूं वाई। तो बताओ ए से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये y है, a से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.16 प्लस y हो जाएगा क्या? यहाँ तक तो 0.16 है और ये y और, तो 0.16 प्लस y, ठीक है। तो फिर से वही va प्लस vb इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। va आपका कितना आएगा? k q a बाई a से डिस्टेंस कितना है? 0.16 प्लस y प्लस बी से कितना डिस्टेंस है वैसे? के क्यू बी बाई बी से डिस्टेंस है अपना y एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, ओके। फिर से भाई के कॉमन निकाल के उड़ा दिया उधर अपन ने, क्यू ए की वैल्यू ले ली अपन ने, कितनी? क्यू ए की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻8 बाय 0.6 प्लस y प्लस ये आएगा कितना? 3 सॉरी माइनस हो जाएगा, -3 × 10⁻⁻8 अपॉन कितना आएगा? y एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर 10⁻⁻8 उड़ा देंगे अपन ले जाके, है ना, तो बचेगा कितना? 5 बाय 0.16 प्लस y माइनस 3 बाय y इक्वल्स 0, राइट। नाउ लेट्स मूव टू दिस साइड। तो इसको उधर शिफ्ट कर दें अपन, 5 बाय 0.16 प्लस y इक्वल्स 3 बाय y। Now doing cross multiplication, y will be shifted towards this side. 5y is equals to 3 times 0.16 plus y. Again this will be 16 3s are 48, right? So 0.48 plus 3y equals to 5y. So taking y at one side and the numbers one side, so y इस side आएगा तो कितना होगा? 5y minus 3y, right, equals 0.48. So 5y minus 3y is what? 2y equals to 0.48. So y is equals to what? 0.24. मतलब क्या हुआ? 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इट्स साइड, उसी के साइड 24 सेंटीमीटर दूर। या फिर आप इसके फॉर्म में लिखना चाहो, अगर पॉजिटिव चार्ज वाले के फॉर्म में लिखना चाहो तो आपको कितना लिखना पड़ेगा? देखो 24 सेंटीमीटर ये और 16 सेंटीमीटर ये, तो टोटल कितना हुआ यहाँ से यहाँ इसका? 40 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से 40 सेंटीमीटर दूर नेगेटिव की तरफ, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात हुआ। तो दोनों आंसर राइट है, ठीक है, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पेपर मतलब अगर एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू में कौन सा ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपको चूज करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वरना क्या हो गया, हो सकता है 24 सेंटीमीटर भी दिया हो और 40 सेंटीमीटर भी दिया हो, पर 40 सेंटीमीटर का पोजीशन सही बताया गया हो और 24 सेंटीमीटर वाला लिख दिया हो टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, तो उस केस में आपका लफड़ा हो जाएगा, है ना। आप 24 सेंटीमीटर निकाल रहे हो। अच्छा, कुछ लोग डायरेक्टली y प्लस ये इसको y लेके निकालते हैं, ये पूरा जो डिस्टेंस है इसको y लेके इसको y माइनस 0.16 करके निकालते हैं, तो उस केस में अलग अलग मतलब आंसर सेम ही आएगा बट अलग तरीके से आएगा, राइट। तो वो चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, कोई अनोखी बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर अपन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पोटेंशियल जीरो चेक करने के लिए ऐसा, तो एक चीज़ ध्यान रखना,
कोशिश करना, देखना 2 पॉइंट्स पर आने के चांसेस हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। 2 आंसर निकाले ना हमने, पहले एक बार बीच में किसी पॉइंट पर और एक उस तरफ, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है रेगुलर हेक्सागोन, क्वेश्चन 2, हाँ, रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक रेगुलर हेक्सागोन है, उसका साइड है 10 सेंटीमीटर का, हैज़ अ 5 चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस। एक हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है, मतलब सारे लेंथ इक्वल होंगे, इसके सारे वर्टाइसेस पर चार्जेस रखे हुए हैं, कितने वैल्यू के, 5 माइक्रोकुलम के, सब पर 5 माइक्रोकुलम है सेम, और इन सब का जो लेंथ है हर साइड का वो 10 सेंटीमीटर है ईच लेंथ, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है आपको, ठीक है। सेंटर पर पोटेंशियल कैसे मिलेगा आपको, तो देखो आपको पता है यहाँ पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है, प्लस इसमें कोई वेक्टर नहीं है, राइट, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। अगर फोर्स वगैरह पूछा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पूछा होता, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है ना, और वैसे भी अपने को पता है ईजी है करना, पर अभी पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल कैंसल आउट नहीं होगा, ठीक है। क्यों कैंसल आउट नहीं होगा, देखो सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, अगर कोई एक नेगेटिव चार्ज होता तो उसका पोटेंशियल मतलब डिड्यूस हो जाता उसमें से, सॉरी बोल रहा हूँ, रिड्यूस हो जाता उसमें से, ठीक है, पर सारे पॉजिटिव है इसलिए सारे का सारा एड अप होगा, ठीक है। तो एक का पोटेंशियल निकालो, ठीक है, यहाँ पर एक का पोटेंशियल निकालो इस पॉइंट पर, और उसको मल्टीप्लाई बाय कितने 6 चार्जेस हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, पूरा आंसर मिल जाएगा। या सबका एक एक करके 6 बार प्लस करो, क्या प्रॉब्लम है, एक ही बात है। अच्छा, तो मैं एक ही कोई निकालूंगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिस्टेंस है ये कैसे मिलेगा हमको, है ना, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये नहीं दिया हुआ है हमको, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है पर ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो हेक्सागोन है ना, हेक्सागोन में ये एंगल कितने का होता है, ये एंगल होता है 120 डिग्री का, ठीक है। अब आपने इस तरह से इधर से भी कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया, तो अब ये एक ट्राइंगल बन गया। अच्छा, अब ये पूरा 120 डिग्री था, तो ये जो आपने बीच में बनाया एंगल बाइसेक्टर बनेगा, तो ये 60 डिग्री होगा, इधर ये भी 60 डिग्री होगा। अच्छा, पूरे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 60 हुआ, तो ये भी 60 डिग्री होगा, यानी कि ये ट्राइंगल कैसा बन गया, इक्विलेटरल बन गया। इक्विलेटरल बनने का मतलब सारे साइड सेम होंगे, तो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो आपको डिस्टेंस मिल गया, और ये पॉइंट चार्ज से किसी डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आसान है। फॉर्मूला क्या होता है, चलो एक पॉइंट करते हैं अपन, V1 इक्वल्स टू KQ बाय R। सो KQ कितना है, K आपका, सॉरी V1 ये हो गया आपका, तो टोटल पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ V1 कर दूं मैं, एक का V1, ऐसे 6 के 6 का सबका ऐड होगा तो 6 V1 हो जाएगा, तो 6 इंटू KQ बाई R, तो 6 इंटू K है 9 इंटू 10⁻⁹, Q है हमारा कितना 5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकुलम में है, ओके, डिवाइड बाई R, R कितना है हमारा, डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है, 0.1 यानी कि 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हैं हम, ओके। तो इसको फर्दर मैं सॉल्व करूँ तो देखो ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 10, 10 - 6 4, तो 10⁻⁴ हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 5 6 are 30 है ना, एंड 30 इंटू 9 270, राइट, तो 270 इंटू 10⁻⁴, इसको आप फर्दर लिख सकते हो कितना 2.7 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट, इतना पोटेंशियल आएगा। क्लियर है, कहाँ गया डस्टर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 2 चार्जेस 2 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B एंड 6 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 चार्जेस हैं A और B पर रखे हुए हैं, दोनों के बीच में गैप है कितने का, 6 सेंटीमीटर का। 2 एंड -2 माइक्रोकुलम, एक 2 माइक्रोकुलम का है और एक -2 माइक्रोकुलम का है। फिर क्या बोला है, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, इनका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है, ठीक है, सिस्टम का पूरा, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। दूसरा पूछा है कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा।
तो यार सेकंड वाला आंसर तो आपको वैसे ही पता है कि कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो बी आपको पहले से पता चल गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपको वो इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है, वो कैसे निकालोगे? तो देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेंगे अपन, ठीक है। अपन ने इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना सीखा था। पॉजिटिव और नेगेटिव सेम तरह के चार्जेस है, मतलब एक तरह का डाइपोल नहीं हुआ, ये डाइपोल जैसा ही हुआ है ना। हालांकि डाइपोल के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, बट इसको हम एक तरह का डाइपोल जैसा समझ सकते हैं। दो अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट नेचर के, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अच्छा, तो हमने पढ़ा था डाइपोल के केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा बनता है। इस तरफ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं ऐसे होते हैं ना, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है, याद है? ठीक है, ऐसे बड़े होते जाते हैं, याद है? फिर बीच में जैसे जैसे आप बीच में आओगे तो बीच में एक स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट मिलेगा। हालांकि ये स्ट्रेट नहीं कह सकते इसको, ऐसा मानेंगे कि ऐसे स्फीयर्स हैं, ठीक है, जिनका बहुत बड़ा साइज है, ठीक है। जैसे देख रहे हो आप पीछे की तरफ आपका स्फीयर बहुत ज्यादा, ये गैप्स पीछे की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं, है ना, दूर की तरफ ज्यादा बढ़ते जाते हैं, पास में क्लोज क्लोज होते हैं, है ना। तो पास में क्लोज क्लोज होते हैं तो देखो ना ये कर्वेचर ऑलमोस्ट कम होता जाता है, ठीक है। आपका कर्वेचर जो बेंडिंग है, जैसे जैसे इस तरफ जाओगे, दोनों से इस तरफ आओगे, बेंडिंग कम होती जाती है, ठीक है। तो बीच में ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन जैसा मिलेगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि ये जो सरफेसेस हैं, ठीक है, ये ऐसे लाइंस नहीं है, मैंने ऐसे लाइन की तरह दिखाया, लेकिन ये एक्चुअली में सरफेसेस है ना, ऐसा पूरा एक बॉल जैसा सरफेस बना हुआ है, ठीक है। यहां से एक ऐसा पूरा बॉल है, पूरा फैला हुआ है, इधर से भी एक पूरा बॉल है, ऐसा पूरा फैला हुआ है, ठीक है। समझ लो कि बलून है, बलून, ठीक है, ऐसा बलून इस शेप का, कई शेप के ऐसे बहुत सारे बलून्स बनेंगे, तो ऐसे बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। इसका ये सब सरफेस है और इसके ये सब सरफेस हैं, पर बीच में एक ऐसा सरफेस मिलेगा जो दोनों के लिए कॉमन होगा, ठीक है। वो एक कॉमन सरफेस मिलेगा जो एग्जैक्ट इसके इन दोनों के बीचों बीच लाई करेगा, ठीक है, वहां एक ही सरफेस मिलेगा। क्लियर है? तो ये जो बलून जैसे थे ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गए, तो मतलब बलून को आपने एकदम फाड़ के सीधा कर दिया, एक गोल बलून को फाड़ के सीधा कर दिया, चद्दर जैसा बन जाएगा वो, है ना, एक पेपर की शीट जैसा हो जाएगा, मतलब एक प्लेन मिलेगा आपको यहां पर, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, प्लेन होगा। द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी अ प्लेन। और इसका लोकेशन कहां होगा, लोकेशन कहां होगा? देखो इसका अपना सरफेस बनता जा रहा है, इसका अपना सरफेस बनता जा रहा है। अब ऐसे देखा जाए तो दो सरफेस इंटरसेक्ट कर जाएंगे अगर बीच में देखा जाए तो, है ना, पर अपने को पता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को अपन इंटरसेक्ट नहीं करवाते, है ना। तो इन दोनों का बीच में एक कॉमन जो सरफेस मिल रहा है, ठीक है, एक कॉमन जो सरफेस मिल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में एक ही, यही है इस पूरे सिस्टम का एक कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये मिल रहा है प्लेन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये कहां पॉसिबल है? ये ऐसी जगह पर पॉसिबल है, देखो यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है, इस पर कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग पोटेंशियल बनेगा, ठीक है, इसका अपना पोटेंशियल, इसका अपना पोटेंशियल, अगर इंटरसेक्ट करवा दिया मतलब दोनों का सेम पोटेंशियल हो गया, राइट। तो सेम पोटेंशियल इसी प्लेन पर बनेगा, ठीक है। तो सेम पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो सकती है? ये एग्जैक्ट बीचों बीच बनने वाला है दोनों चार्जेस के, ठीक है। और क्यों दोनों चार्जेस के एग्जैक्ट बीचों बीच बन रहा है पता है? क्योंकि यहां पर बीच में आपको पोटेंशियल जीरो मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? जीरो। कैसे जीरो मिलने वाला है भाई? देखो ए पॉइंट चार्ज की तरह समझो तो के क्यू बाई आर, इसकी वजह से भी के क्यू बाई आर। सेंटर डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ से यहाँ दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, आर सेम होगा मतलब, और ये नेगेटिव में इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो मिलाकर नेट जीरो हो जाएगा। मतलब एक ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो। समझ में आया? एक ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस लेंगे जिसकी पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। तो इस सिस्टम का कंबाइंड जो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा हमको, वो ऐसा सरफेस होगा, एक प्लेन होगा, ठीक है, और उस सरफेस पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। दो अलग अलग वैल्यूज मिले तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। दोनों बीचों बीच में ही सेम मिल सकता है, ठीक है, कंबाइंड बीचों बीच में मिलेगा और पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। सो अपन लिखेंगे इट विल बी एट मिड पॉइंट
of line joining them, the potential on this surface will be 0। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, दो सरफेसेस ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए निकल गए, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। आप देख रहे हो ना भाई, ऐसे आ रहा है, ऐसे बगल से निकल गए, ऐसे आए फिर ऐसे करके निकल गए, ठीक है। अब दोनों का एक कंबाइंड मिलने के लिए दो सरफेस को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम दो सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि वहां फिर दो वैल्यूज मिल जाती है ना। तो दो सरफेस को इंटरसेक्ट करवाने का मतलब अगर एक ही सरफेस मिल रहा है दो के बीच में, तो वो पॉसिबल तब है जब उसका पोटेंशियल 0 ले लिया जाए, ठीक है। और वो 0 वैसे भी समझ में आ रहा है कि मिड पॉइंट पे आएगा तो 0 ही मिलेगा पोटेंशियल, इसकी वजह से उसकी वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो बीच में 0 पोटेंशियल वाला एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉसिबल है, वही है हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 4 पे आए अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 raised to power minus 7 कूलम। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ओके, has a charge of 1.6 into 10 raised to power minus 7 कूलम distributed uniformly on its surface। इसके सरफेस पर पूरा चार्ज फैला हुआ है। कितने वैल्यू का चार्ज फैला हुआ है? 1.6 into 10 raised to power minus 7 कूलम। फिर क्या बोला है? डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अच्छा, एक बार स्फीयर के अंदर पूछा है, एक बार जस्ट आउटसाइड पूछा है ये स्फीयर के, ठीक है, और एक बार स्फीयर से कुछ 18 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है वहां पर पूछा है, ठीक है। सपोज इसको सी नाम दे देते हैं, ठीक है, सी वाला क्वेश्चन इसलिए सी नाम दे दिया, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा कि पोटेंशियल भी पूछा है। एट अ पॉइंट से एंड बी आइडेंटिफाई द सॉरी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है। तो अपन को इतना तो पता है कि अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, है ना। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो ए वाला ई इनसाइड इज 0। अपन बात करते हैं बी की। बी बोला है कि इससे जस्ट बाहर, जस्ट थोड़ा सा बाहर, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा बाहर का मतलब समझे, जानबूझ के मतलब इस तरह से आपको कोई डेटा नहीं दिया है। देखो इस केस में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। बाहर नॉर्मली क्या होता है? बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², ठीक है। जो डिस्टेंस होता है वो यहां पर यूज करते हैं अपन, है ना। अंदर तो 0 होता है। और सरफेस पर क्या होता है फॉर्मूला? KQ/R²। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। जो रेडियस है वही डाल देते हैं अपन ने, ठीक है। अच्छा, जस्ट थोड़ा सा बाहर पूछने का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सरफेस से बाहर के बीच में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट बोला है इसीलिए, ठीक है। मतलब आपका जो जस्ट आउटसाइड वाला है ना, वो यही फॉर्मूला यूज होगा जो कि सरफेस का है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड क्या होगा हमारा? KQ/R², रेडियस यूज कर लेंगे अपन, ठीक है। तो K कितना है अपना? 9 × 10⁻⁹। Q कितना है अपना? 1.6 × 10⁻⁷। और रेडियस आपका कितना है? 12 सेंटीमीटर है ना। तो 12 सेंटीमीटर यानी कि 0.12 मीटर, और उसका भी स्क्वायर, है ना। पक्का ये चीज़ें ध्यान रखना कन्वर्जन करते टाइम। कभी भी वैल्यूज पुटअप करो तो सब ध्यान रखना है, ऐसा ही सिस्टम में डालो, ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर क्या होता है, फिर कुछ छूट गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, सारी की सारी किए कराए पर पूरे मेहनत पे पानी। अच्छा, ये 1.6 है। अच्छा, 1.6 को अपन 9 से मल्टीप्लाई करें तो 16 9 सर 144 होता है ना। तो उसको अपन लिख सकते हैं कितना? 14.4 इंटू, इसको लिख सकते हैं अपन 10⁻², ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके नीचे 0.12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, वो भी होता है ना, वो भी होता है 144। लेकिन मैं 0.12 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 12 × 10⁻⁻² और उसका स्क्वायर, है ना। चलो देख लो, अब एक स्टेप लिख ही दिया है तो लिख दिया एक्स्ट्रा। अब ये इतना हो जाएगा, ये 144 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, राइट। अब इसका एक पॉइंट हटाओ, नीचे एक 10 और ले लो,
तो ये 144 और ये 144 उड़ गया। अच्छा, ये एक 10 और एक 10⁻⁻4 गया तो 10⁻³ बचा। ये ऊपर जाएगा 10⁻5 हो जाएगा, यानी कि 10⁻5 न्यूटन पर कूलम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड वाला। ठीक है, अब क्या पूछा है, अपन को 18 सेंटीमीटर दूर वाला भी पूछा है ना, तो यहीं लिख दूँ क्या, सी वाला E एट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, तो वही KQ/r², जो डिस्टेंस है वो, तो K कितना है हमारा 9 × 10⁻⁹, Q है हमारा कितना था, कहाँ चला गया ये 1.6 × 10⁻⁷ अपॉन R कितना है 18 सेंटीमीटर, यानी कि 18 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, मीटर में कर लिया मैंने उसको, कितना हो जाएगा ये 9 × 10⁻⁹ × 1.6 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय 18 का स्क्वायर कितना होता है। अच्छा, 2 बार ऐसे लिख देता हूँ ना, काटने में आसानी होगी, है ना, इंटू 10⁻⁻4। सारे 10 सॉल्व कर लूँ तो ये -4 है और ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 13 - 7 यानी कि 10⁻6 ये आ जाएगा। ठीक है, इनको सॉल्व कर दिया है मैंने। अब ये कितना है 9 2s आर राइट एंड 2.8 आर, तो इसको लिख सकते हैं हम कितना 0.8/18 × 10⁻6 राइट। उसको फर्दर सॉल्व करें तो कितना आएगा, इसको और कहाँ लिखूँ यार, यहाँ लिख दूँ, चलो तो कितना होगा 2 से काटा तो 0.4/9 × 10⁻6। अच्छा, तो इसको लिख दो कितना 4/9 × 10⁻5। ठीक है, एक 10 से उसको उड़ा दिया, 4 कर दिया। अब इसको लिख सकते कितना 9 0s are 0, 9 4s are 36, देन 4s are 0.44 × 10⁻5, तो लिख सकते हैं अपन 4.4 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड 18 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, चेक कर लें क्या एक बार, है क्या मेरे पास आंसर इसका। कौन सा क्वेश्चन है ये, 4th क्वेश्चन है, 4.4 × 10⁻, राइट, करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला, अगर इसके बीच में अगर एयर है तो इसका कैपेसिटेंस है 8 पिकोफैराड। ठीक है, 8 पिकोफैराड, इसको मैं C0 बोल देता हूँ स्टार्टिंग का, जब एयर भरा हुआ है तब का। ठीक है, अब आपने क्या बोला इसके अंदर व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। अच्छा, पहले अगर डिस्टेंस d था, इसके बाद क्या किया, इसका डिस्टेंस हमने रिड्यूस कर दिया, नया डिस्टेंस बना दिया d/2, हाफ कर दिया। ठीक है, फिर क्या बोला है, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। अब इसके अंदर एक मटेरियल भर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। सो क्या पूछा फिर आगे, एंड द स्पेस फिल्ड विद 6। ओके, तो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस। अच्छा, कैपेसिटेंस कितना होगा ये पूछा था। तो एक चीज तो है कि अपन को इतना तो पता है कि अगर K वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, मतलब K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला एक मटेरियल भर दिया जाए प्लेट्स में, तो नया कैपेसिटेंस जो होता है वो पुराने वाले कैपेसिटेंस के K टाइम्स हो जाता है ना। लेकिन ये तो तब जब डिस्टेंस और एरिया के साथ कोई छेड़खानी ना की गई हो तब। ठीक है, इस केस में हमने डिस्टेंस के साथ भी छेड़खानी की है। ठीक है, तो यानी डबल चेंज आएगा, एक चेंज आएगा ये डिस्टेंस की वजह से, दूसरा चेंज आएगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने की वजह से, यानी कि 2 चेंजेस आपको नए कैपेसिटेंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं खाली डिस्टेंस चेंज की वजह से। ठीक है, उसको मैं बोल देता हूँ C'। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा, ε0 A अपॉन D', और C0 का फॉर्मूला E0 ε/A/D। क्लियर है, ओरिजिनली ε0 जब एरिया A था, D डिस्टेंस था और मटेरियल एयर भरा हुआ था। ठीक है, अब एक बार जब हमने खाली अभी भी एयर रखा है, डिस्टेंस हाफ किया हुआ है,
उस केस में नया कैपेसिटेंस खाली डिस्टेंस चेंज करने से, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डैश, डी नया चेंज हो गया, राइट। अब ये कितना है हमारा, डी डैश कितना है, डी बाई टू है ना, नया डिस्टेंस कितना है, डी बाई टू कर दिया आपने, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट। तो आपका सी डैश हो गया कितना, 2 टाइम्स ऑफ सी नॉट, ये सी नॉट है आपका, है ना। अच्छा अब क्या, अब अपन डाइलेक्ट्रिक भी ले लेते हैं। अच्छा, इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। चाहते तो अपन एक साथ ही कर लेते, लेकिन मैंने सोचा कि स्टेप बाय स्टेप करवा देते ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली बार आप डायरेक्टली ही करोगे, ठीक है। ये पहली बार था इसलिए इस तरह से कर लिया अपन ने। इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक नया कैपेसिटेंस, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस चेंज करने के बाद जितना बचा है इसका भी k टाइम्स हो जाएगा, बोल सकते हैं अपन, है ना, कि पहले भाई जितना कैपेसिटेंस था उसमें आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया k वैल्यू का, तो k इंटू उतना, है ना। तो कितना था चेंज करने के बाद, डिस्टेंस चेंज करने के बाद इतना कैपेसिटेंस मिला था आपको। अब इसमें आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो इसके 6 टाइम्स हो जाएगा नया कैपेसिटेंस। तो ये हो जाएगा कितना, 6 टाइम्स सी डैश, और सी डैश आपका कितना है 2 टाइम्स सी जीरो, तो आपका कितना हो जाएगा 12 टाइम्स सी जीरो या सी नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 12 सी नॉट, यानी कि 12 टाइम्स सी नॉट की वैल्यू कितनी थी आपकी 8 पिको फेराड था ना, तो 12 8 96 पिको फेराड, ठीक है। और 1 पिको फेराड 10⁻12 होता है, वो लिखना तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, काफ़ी इजी था ये भी क्वेश्चन ना। इसमें देखो ऐसे चीज़ें दे सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, डिस्टेंस हाफ कर सकते हैं, डिस्टेंस डबल कर सकते हैं, एरिया हाफ कर सकते हैं, या दोनों डबल कर सकते हैं। ऐसे कई तरीके से घुमा फिराकर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आप हर एंगल से खुद एक बार प्रैक्टिस करके देखना, या फिर और जगह पर अगर प्रैक्टिस करने को मिलता है तो अच्छी बात है। वैसे हम लोग बाद में तो करने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर बेहतर है कि अभी भी आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ऐसे, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें आप, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 9 पिको फेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों 9 पिको फेराड के हैं और तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एक को बोलता हूँ C1, एक को बोलता हूँ C2, एक को बोलता हूँ C3, हालांकि CC लिख सकता था क्योंकि तीनों का सेम ही है। अच्छा, ए पूछा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है आपको। और बी क्या पूछा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। अगर इसको 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो पूछा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है, मतलब इसके अक्रॉस यानी कि V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3, यानी V1 V2 V3 भी आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा, क्यों पोटेंशियल अलग अलग निकालने के लिए दिया है, सीरीज में है, देख रहे हो, यहाँ से आपने कितना 120 वोल्ट था, 120 वोल्ट, राइट। तो यहाँ से आपने 120 वोल्ट दिया, ठीक है, तो इन तीनों पर 120 वोल्ट गया, लेकिन तीनों का 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। सीरीज में है ना, तो पोटेंशियल बढ़ता है। यहाँ से तो बैटरी ने 120 वोल्ट लगा दिया, लेकिन वो भी 120 वोल्ट तीनों में बटेगा, ठीक है, सेम नहीं रहेगा। अगर तीनों पैरेलल में लगे होते हैं तो सेम रहता, क्लियर है। तो वो अलग अलग पोटेंशियल आपको निकालना है। अच्छा, आप पहले तो कैपेसिटेंस निकालें, अपन ए सॉल्व करें, ठीक है। सीरीज में होता है तो फॉर्मूला क्या है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही फॉर्मूला। सभी 9 है, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, यानी कि 3/9 1/C इक्विवेलेंट। यहाँ निकाल के खुश मत हो जाना, उल्टा करना पड़ेगा C इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना 9/3, तो कितना आएगा 3 पिको फेराड। तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, क्लियर है। ओवरऑल सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 3 पिको फेराड। अब बोला है कि हर कैपेसिटर का आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, ओके, अच्छी बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, आपको पता है फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q/V, राइट। तो अगर मुझे चार्ज मिला, चार्ज अगर मिला तो मैं V निकाल सकता हूं। 3 में से कोई भी 2 चीज मिलेगी तो तीसरी चीज मिल सकती है, राइट। आपके पास सबका कैपेसिटेंस है, C है सबका, सबका पोटेंशियल आपको फाइंड करना है, तो चार्ज भी तो चाहिए रहेगा, तभी तो सब मिलेगा। तो V फाइंड करना है
चार्ज अगर मिलेगा तो ही V और C दोनों मिलेंगे तो ही V निकलेगा, राइट, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो चार्ज आपको चाहिए रहेगा। चार्ज कैसे निकाल सकते हो आप? तो चार्ज देखो, जितना चार्ज ये बैटरी सप्लाई करेगा सब पे इक्वली बटेगा, मतलब बटेगा नहीं, सॉरी, सब पे सेम ही रहेगा क्योंकि सीरीज में है और सीरीज में चार्ज सेम रहता है। क्लियर है? तो यहां से अपन पहले चार्ज निकालेंगे, ठीक है। तो चार्ज के लिए क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, पर अपन चार्ज कौन सा लगा रहे हैं, नेट चार्ज, पूरा सर्किट का चार्ज निकाल रहे हैं। तो पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस इंटू पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल लगाया आपने वो। तो C इक्विवेलेंट पूरा कितना निकला भी आपका, थोड़ी देर पहले 3 निकला था, 3 पिको फेराड यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻12। और V कितना लगाया आपने, 120 वोल्ट लगाया है। तो कितना हो जाएगा, 12 36 360 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम ये नेट चार्ज आपने सप्लाई किया। तो यहाँ से जो चार्ज गया 3.6 इंटू 10⁻10, यहाँ पर भी उतना ही चार्ज आएगा, यहाँ पर भी उतना ही आएगा, उतना ही आएगा क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में चार्ज डिवाइड नहीं होता, तो इन सब का चार्ज उतना ही है। अच्छा, तो अब यहाँ पोटेंशियल चाहिए आपको, यहाँ का पोटेंशियल चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है, यही है ना, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो V कितना हो जाएगा अपना, Q बाई C हो जाएगा। तो V1 कितना होगा, Q1 बाई C1, है ना। V1 निकालते हैं पहले अपन, तो कितना आएगा, Q1 बाई C1। उस हिसाब से Q1 तो मतलब Q ही है, सबका सेम ही है, 3.6 इंटू 10⁻⁻10। C1 यानी कि उसका कैपेसिटेंस कितना है, 9 पिको फेराड है ना, 9 इंटू 10⁻⁻12। तो निकालो, चलो कितना हो जाएगा, ये इससे कटेगा तो कितना बचेगा ऊपर, 10⁻² हो जाएगा, और ये 9 से ये कटेगा तो 0.4 इंटू 10⁻², यानी कि 40 वोल्ट, ठीक है। इसका भी कैपेसिटेंस सेम है, चार्ज सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ भी 40 वोल्ट ही होगा, यहाँ भी 40 वोल्ट ही होगा, सेम ही आएगा सब पे, क्योंकि देखो सब पे चार्ज सेम गया है, सबका कैपेसिटेंस सेम है। अगर अलग अलग कैपेसिटेंस होता तो अलग अलग निकालते अपन, ठीक है, लेकिन सबका कैपेसिटेंस भी सेम है, सब पे चार्ज भी सेम गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम बनेगा। तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 40 वोल्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 2 पिकोफेराड, 3 पिकोफेराड एंड 4 पिकोफेराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के, एक है 2 पिकोफेराड का, एक है 3 पिकोफेराड का, और एक है 4 पिकोफेराड का, ठीक है, ओके। इसको बोल देते हैं अपन C1, इसको बोल देते हैं अपन C2, इसको बोल देते हैं अपन C3, ओके। फिर क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, बहुत आसान है। बी बोला है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। हर कैपेसिटर का चार्ज निकालना है आपको, अगर इन सबको हमने एक 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो, ठीक है, एक बैटरी लगा दिया मतलब हमने 100 वोल्ट का, और बोला है कि अब सबका चार्ज कैलकुलेट करो, ठीक है। तो पहला पार्ट तो बहुत ही ईजी है, सेकंड वाला पार्ट भी बहुत ईजी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेहनत करना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ए वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें अपन को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो C इक्विवेलेंट, पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला है, डायरेक्टली अपन सबको ऐड कर देते हैं, है ना। तो कितना है भाई, 2 + 3 + 4, यानी कि कितना, 9 पिकोफेराड आ रहा है ये, है ना। अच्छा, अब अपन को चार्ज के बारे में पूछा है। तो देखो, ये बैटरी ने अगर यहाँ से Q वैल्यू का चार्ज भेजा, बैटरी ने यहाँ से Q वैल्यू का चार्ज भेजा, तो देखो ये चार्ज जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ के बाद देखो रास्ते बन रहे हैं अलग, है ना। तो यहाँ पर कुछ चार्ज चला जाएगा, फिर आगे जाएगा तो फिर जितना गया था उसमें से कुछ चार्ज यहाँ चला जाएगा और बचा कुछ चार्ज यहाँ पर चला जाएगा। समझ में आया, मतलब चार्ज डिवाइड हो जाएगा। सीरीज में चार्ज सेम था, पिछला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसमें चार्ज सीरीज में सेम रखा था हमने, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, पोटेंशियल 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। यहाँ पर चार्ज डिवाइड होगा और पोटेंशियल सेम रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज डिवाइड होता है। तो देखो, जो पहले वाले कैपेसिटर में चार्ज गया मैंने उसको नाम दे दिया Q1, सेकंड वाले में गया उसको मैंने बोल दिया Q2, और थर्ड में जितना गया मैंने उसको बोल दिया Q3। क्लियर है, तीनों का अलग अलग चार्ज। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या यूज होगा, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, Q इक्वल टू CV होता है, तो Q1 इक्वल्स टू C1 V1 बोल सकते हैं हम, है ना। अब बताओ V1 कितना है, नहीं पता, V2 कितना नहीं पता, V3 कितना नहीं पता, V पता है 100 वोल्ट है। अरे यही पैरेलल में तो है, तो यहाँ पर भी 100 वोल्ट है, यहाँ पर भी 100 वोल्ट है, और यहाँ पर भी 100 वोल्ट है, यही पोटेंशियल सबको मिला होगा, पैरेलल में है ना सब, समझ में आया। तो आपका V1 100 है, या आप कह सकते हो कि ये V1 V2 V3 सब V ही है, ऐसा बोल सकते हो। V1 100 है, V2 भी 100 वोल्ट है,
और V3 भी 100 वोल्ट है। क्लियर है? तो Q1 B का देखते हैं अपन। Q1 यानी कि चार्ज ऑन 2 पिकोफेराड, Q 2 पिकोफेराड वाले का चार्ज निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कितना आएगा, अरे यार ऐसे लिखो, चार्ज ऑन 2 पिकोफेराड कैपेसिटर Q1 इक्वल्स टू C1 V1। तो C1 कितना है, 2 पिकोफेराड यानी 2 × 10⁻12 और V कितना है उसका 100। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा कितना हमारा 2 × 10⁻10 कूलम। सिमिलरली Q2 के लिए C2 V2, तो C कितना उसका 3 × 10⁻12 और V तो वही 100 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 × 10⁻10 कूलम। ठीक है। और वैसे ही अपन थर्ड वाले का यानी कि चार्ज ऑन 4 पिकोफेराड निकालें तो कितना आएगा, उसको मैंने क्या बोल दिया, Q3 बोल दिया है। Q3 C3 V3, तो C3 है कितना 4 × 10⁻12 और V3 कितना है हमारा, V3 कितना है 100, सेम ही तो है सबका, तो 4 × 10⁻10 कूलम। ठीक है, 7th क्वेश्चन भी हो गया। समझ में आ रहा है ना, पक्का ना? यार ध्यान दो यार, इधर देखो, तुम दूसरी चीज़ों में ध्यान मत दो। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ ध्यान भटक जाता है रह रह के, थोड़ा थोड़ा इधर उधर कुछ कुछ चीज़ें याद आने लगती है, कभी ऐसे ख्यालों में खो जाते हैं, तो ख्यालों में मत खो। ठीक है, फोकस करो इधर, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो यार सेकेंडरी हैं। दिस इज द प्राइमरी कंसर्न। ठीक है, प्राइमरी कंसर्न है तुम्हारा, यहाँ पर फोकस करो और यही तुमको बहुत कुछ सक्सेस दिलाएगा, मार्क्स दिलाएगा वगैरह वगैरह। नाउ लेट्स मूव टू विच क्वेश्चन, ये 7th हो गया ना, 8th पे चलते हैं। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो एरिया दिया हुआ है प्लेट्स का 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm। डिस्टेंस दिया हुआ है 3 mm, जिसको मैं मीटर में लिखूं तो 3 × 10⁻³ मीटर लिख सकता हूँ। एरिया दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ओके। और क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आपको कैपेसिटेंस निकालना है। और क्या बोला है, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, अगर इसको 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए, यानी कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है 100 वोल्ट। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट्स का चार्ज पूछा है, 2 प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच में एयर है या वैक्यूम है, एयर बोला ना, एयर है, अच्छा। प्लेट्स का चार्ज पूछा है, Q और -Q पूछा है। D दिया हुआ है 3 × 10⁻³ मीटर, यस। एंड व्हाट अबाउट V, V दिया हुआ है आपको 100 वोल्ट। क्या चाहिए आपको, कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सबसे पहले तो कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है, ε0 A/D, यही है। तो ε0 यानी कि 8.85 × 10⁻12। A कितना है आपका 6 × 10⁻³ और D कितना है आपका 3 × 10⁻³। ये इससे कट जाएगा, 2 बचेगा, ये छूमंतर। तो 8.85 में अपन 2 मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 2 5s are 10 कैरी 1, 2 8s are 16 और 1 17 कैरी 1, 2 8s are 16 और 1 17, तो 17.7 है ना, इंटू 10⁻⁻12 आ रहा है ना, ये आ रहा है ना, ये 10⁻³ कट गया, ओके। तो 17.7 इंटू 10⁻12, इसको अपन लिख सकते हैं कितना 1.77, तो 1.77 को 1.78 लिख देते हैं अपन, इंटू 10⁻11 फैरेड। यह आ गया आपका कैपेसिटेंस। ठीक है, अच्छा। और क्या पूछा है इसमें, चार्ज भी पूछा है ना प्लेट्स पे, चार्ज कितना है, तो भाई C मिल गया आपको, V है ही आपके पास, तो चार्ज मिल ही जाएगा ना। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, C × V। C है आपका कितना 1.78 × 10⁻11 और V कितना है आपका 100 है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 1.78 × 10⁻⁹ कूलम। ये आ गया आपका चार्ज। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अच्छा एक मिनट एक्चुअली मैंने आंसर चेक करूँ अगर, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है अपनी बुक में, ये 1.78 जो है ना, इसको इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इसको और अप्रॉक्सीमेट किया हुआ है, मतलब ये 17.70 इंटू 10⁻⁻12 था, राइट। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 17.7 पीको फेराड, राइट। बुक वालों ने इसको अप्रॉक्सीमेट 17.7 को लिख दिया है 18 पीको फेराड। हालांकि ये भी राइट है, ये भी राइट है, ठीक है, बट बुक का आंसर ये है, ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिखा हुआ है। और इसको मैं 18 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चन में ना शायद इसी का यूज़ है, एक मिनट देख लें दो, हाँ इससे रिलेटेड है 9th क्वेश्चन, तो वहाँ पर यही वैल्यू लेके फिर अगर आप ये लेके चलते हो ना तो फिर वहाँ वाला भी आंसर अलग आएगा, है ना। तो जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर आंसर लाना है आपको तो यही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ये लेके करते हो तो भी गलत नहीं है, ठीक है, सही है। ये आप एग्जैक्ट आंसर ला रहे हो और ये अप्रॉक्सीमेट आंसर बुक ने लाया हुआ है, क्लियर है। तो ये 18 पिको फेराड लाए हैं ये लोग, और इसको कितना लिख दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। तो ठीक है, इसको अपन लिख लेते हैं साइड में, क्योंकि ये हमारे काम में आने वाला है अगले क्वेश्चन में। तो ये आया 1.8 इंटू 10⁻�9 कूलम, और कैपेसिटर कितना आया है आपका, कैपेसिटेंस आया है, सॉरी कैपेसिटेंस 1.78 सॉरी 18 पीको फैरेड, ठीक है, ये कैपेसिटेंस आया है। तो इसको मैं मिटा दूँ और चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सिर्फ टेक्स्ट बुक का लाने के लिए ये करना पड़ रहा है, बाकी तो अपन का जो आंसर था वो तो परफेक्ट ही था, कोई इशू नहीं है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन द एक्सरसाइज 2.8 अ 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ओहो, मिटाना नहीं चाहिए था, गलती कर दी मिटा के। वही कैपेसिटर है, ठीक है, वही एरियाज हैं और वही थिकनेस है। गैप कितना था, 3 mm था, राइट, यानी कि 3 इंटू 10⁻³ मीटर था, डी। अब क्या बोला, इसके अंदर एक माइका शीट भर दी है, वो कितनी थिक है, 3 mm की थिकनेस उसकी भी है, मतलब पूरा माइका से भर दिया। भाई 3 mm तो गैप ही है, पूरा 3 mm का शीट ही भर दिया आपने, तो ये पूरा भर दिया ना मतलब। और जिस माइका से भरा है उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना उसका 6 है, क्लियर है। बोला कि जब आप ये करोगे तो क्या होगा, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आएंगे, लेकिन उसके लिए भी 2 कंडीशंस दी है, ठीक है, ठीक है। ए वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेंड कनेक्टेड एंड बी आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। तो 2 केसेस डिस्कस करना है। एक कि आपने ऐसी बैटरी कनेक्टेड रखी थी, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड रखी थी और तब ये डाइलेक्ट्रिक अंदर इंसर्ट कर दिया। उस केस में नया चार्ज कितना बनेगा प्लेट्स पर, और नया कैपेसिटेंस कितना बनेगा, या नया वोल्टेज कितना बनेगा, ठीक है, ये चीजें निकालनी रहेगी आपको जब बैटरी कनेक्टेड रखा और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। दूसरे केस में क्या बोला है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और फिर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। पहले चार्ज करेंगे इसको बैटरी से लगा के, फिर बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है। तो उस केस में क्या चेंज आएगा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ आपको डिस्कस करनी है इसमें, ठीक है। तो अपन सबसे पहले, अच्छा एक चीज़, पोटेंशियल कितना दिया था अपन ने, 100 वोल्ट, है ना, 100 वोल्ट की बैटरी लगाई थी इसको। तो पहले एक केस में अपन ने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, वो केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मतलब नॉर्मली क्या है कि ऑलरेडी ये चीज़ हमने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया हुआ है, डिटेल्ड वीडियो है, राइट। आप सर्च कर सकते हो आसानी से कि क्या है वीडियो का टाइटल, कि आप ऐसा सर्च कर सकते हो, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कैपेसिटर बाय पुनीत तिवारी, ऐसे करके कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हो, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कैपेसिटर बाय पुनीत तिवारी, या इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कैपेसिटर बाय पुनीत तिवारी, आराम से मिल जाएगा आपको, ओके। तो व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, इसकी बात करते हैं अपन इस केस में, ए वाले में क्या बोला है, आपको सारी चीजें चेक करने की, क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो बताओ मुझे Q कितना होगा, C कितना, अच्छा पहले C की बात कर लेते हैं। C तो भाई डेफिनेटली चेंज होने वाला है, नया कैपेसिटेंस K टाइम्स ऑफ पुराना कैपेसिटेंस हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक भर दिया आपने, मतलब कैपेसिटेंस में चेंज आना ही आना है, कैपेसिटेंस तो चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। तो K कितना है आपका, K है आपका 6 और C नॉट कितना है आपका 18 पिको फेराड। ये हो सकता है कई बच्चों को ना दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूँ, Q नॉट है हमारा 1.8 इंटू 10⁻⁻9
और C नॉट है हमारा 18 पिको फैरेड। हो सकता है ना दिखे, फोकस पड़ रहा हो इधर। ओके, तो 6 इंटू 18 पिको फैरेड यानी कितना हो गया 108 पिको फैरेड नया कैपेसिटर आपका बन गया। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं अपन किसकी, पोटेंशियल की। तो मुझे बताओ पोटेंशियल चेंज होगा कि सेम रहेगा? पोटेंशियल सेम रहेगा कि चेंज होगा? देखो, आपने जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक कैपेसिटर है उसके बीच में अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हो तो आपने पढ़ा है कि इस रीजन में जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट? तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कम होने वाला है, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर बैटरी लगी हुई है। अगर बैटरी लगी हुई है इसका मतलब क्या हुआ पता है कि जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस कम करेगा आपका डाइलेक्ट्रिक, बैटरी फटाक से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के वापस 100 वोल्ट मेंटेन कर देगी। मतलब पहले 100 वोल्ट था, आपने भले डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच में अभी भी 100 वोल्ट ही रहेगा। डाइलेक्ट्रिक ने कोशिश तो की पोटेंशियल डिफरेंस कम करने की, लेकिन बैटरी ने वापस 100 वोल्ट बना दिया। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस उतने का उतना ही रहेगा, यानी V नॉट के बराबर ही रहेगा, यानी कि 100 वोल्ट ही रहेगा। और कौन सा डेटा दिया है? जितना डेटा हमको दिया गया है उसी में क्या चेंज आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी वगैरह नहीं दिया है वो नहीं कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है वो भी नहीं कैलकुलेट करेंगे। हमको चार्ज दिया हुआ था, कैपेसिटर दिया हुआ था और वोल्टेज दिया हुआ था, तो हम इन्हीं तीनों को कितना चेंज आएगा वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? तो V की बात हो गई, V जितना था उतना ही रहेगा। अब अगर बात करें अपन Q की, तो याद हो वीडियो में मैंने पिछले जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ उसमें मैंने डिस्कस किया था कि नया चार्ज पुराने चार्ज के k टाइम्स हो जाता है जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तब। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, आपको क्या बताया मैंने कि जब डाइलेक्ट्रिक अंदर आएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा, यानी कि पोटेंशियल को कम करेगा। अब ये बैटरी क्या करेगा, यहाँ पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि वापस से 100 बन जाए। वो करने के लिए बैटरी को यहाँ पर ज़्यादा चार्ज लाकर डिपॉजिट करना पड़ेगा। नॉर्मली Q चार्ज था, Q नॉट चार्ज था, उस केस में इतना पोटेंशियल डिफरेंस 100 पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। तो वापस से 100 पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए ज्यादा चार्ज, यानी कि Q0 से ज्यादा चार्ज लाकर डिपॉजिट करना पड़ेगा ताकि ये फिर से 100 वोल्ट बन सके। तो वैसे भी समझ सकते हो कि चार्ज ज्यादा हो जाएगा, K टाइम्स Q नॉट। ठीक है, तो K आपका फिर से 6 और Q नॉट कितना है आपका 1.8 इंटू 10⁻⁻9। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 18 6 108 होता है ना, 108, तो 10.8 इंटू 10⁻⁻9 लिख सकते हो, यानी कि 1.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम नया चार्ज आपका बन जाएगा। तो ये तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली जब बैटरी कनेक्टेड थी। अब अगर बैटरी डिसकनेक्टेड होगी तब क्या होगा, बी वाला। ठीक है, तो जब बैटरी डिसकनेक्टेड हो गई तब क्या होगा, देखो अब देखो कि आपने पहले बैटरी से इसको कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो कैपेसिटर चार्ज हो गया, उसके ऊपर Q नॉट वैल्यू का चार्ज बन गया और प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बन गया 100 वोल्ट। अब आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और अब आप इसमें डाइलेक्ट्रिक ठूस रहे हो लाके। ठीक है, अब जब आप इलेक्ट्रिक लाकर ठूसोगे डाइलेक्ट्रिक, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी अंदर वो कमजोर होगी। जाहिर से डाइलेक्ट्रिक यही करता है, बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, है ना। अब इस बार ये बैटरी कनेक्टेड नहीं है कि वो वापस से पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाकर 100 वोल्ट कर दे, बैटरी तो बाहर हो चुकी है। ठीक है, यानी यहाँ पर इस बार कोई रक्षक नहीं है। ठीक है, पिछली बार बैटरी थी रक्षक की तरह, उसने एक्स्ट्रा चार्ज भेजे और फिर से पोटेंशियल डिफरेंस 100 बना दिया। इस बार बैटरी है ही नहीं तो बचाएगी कैसे, यानी कि इस बार एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आने वाला कोई, है ना, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आने वाला है। तो ऑलरेडी देखो पोटेंशियल डिफरेंस कम कर देगा और साथ ही साथ इतना भी समझ में आ रहा है कि चार्ज का क्या होगा, पहले जितना चार्ज था Q नॉट था वही रहेगा, कम होगा बढ़ेगा, क्या होगा भाई। आपने जब बैटरी से कनेक्ट करके Q नॉट चार्ज बनाया, उसके बाद आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली। अब बैटरी डिस्कनेक्टेड है और ये कैपेसिटर किसी और सर्किट से कनेक्टेड भी नहीं है, मतलब अभी कैपेसिटर आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड है मतलब ना तो आप बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज भेज पा रहे हो और ना किसी और जगह यहां से चार्ज निकाल के ट्रांसफर कर रहे हो। यानी जितना चार्ज तक आपने इसको चार्ज किया था, मतलब Q नॉट तक आपने इसको चार्ज किया था, तो इसके ऊपर चार्ज अभी भी Q नॉट ही रहेगा। जब बैटरी से डिस्कनेक्टेड है उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करो तो चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, तो चार्ज आपका Q नॉट का Q नॉट ही रहेगा। पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कैपेसिटेंस का क्या होगा, तो कैपेसिटेंस का इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है भाई, कैपेसिटेंस तो चेंज होना ही होना है। ठीक है, आपने डाइलेक्ट्रिक भरा तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस का 108 पिको फैराड होगा इस बार भी। ओके,
क्यू की बात करूँ तो वो क्यू नॉट जितना ही रहेगा। क्यों? बता दिया, कोई चेंज नहीं आता है चार्ज में क्योंकि डिस्कनेक्टेड है, आइसोलेटेड हो गया है कैपेसिटर। तो क्यू नॉट जितना ही रहेगा, यानी कि क्यू नॉट कितना था आपका 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम था, तो इतना ही रहेगा। बात करें किसकी अपन, V की, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, V नॉट बाई K टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं हमने ऑलरेडी, आज भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता ही दिया मैंने वैसे। तो V नॉट कितना है हमारा, ऑलरेडी 100 वोल्ट था। K कितना है आपका 6 है, इसको अपन सॉल्व करें तो कितना आएगा 6 1 6 एंड देन व्हाट 40, 6 6 36, 46.66 जाएगा, यानी कि 6.67 या 6.66 आप लिख सकते हो। इतना पोटेंशियल डिफरेंस अब मिलेगा आपको प्लेट्स के बीच में। ठीक है, बैटरी लगी रहती तो इतना नहीं मिलता, वो वापस 100 बना देती है ना, लेकिन दुर्भाग्य है कि बैटरी सर्किट में नहीं है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 2.10। बोला है 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर से 12 पिकोफैराड यानी कि 12 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया है, एक बैटरी लगाई गई है 50 वोल्ट की, तो उस केस में एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में वो चाहिए। तो C और V के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इज हाफ CV², है ना, बड़ा आसान है, तो डायरेक्टली वैल्यू डालेंगे आंसर आएगा। हाफ C कितना है आपका 12 इंटू 10⁻⁻12, और V कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर, तो 50 इंटू 50। ओके, सो ये हो गया कितना हमारा 2 इंटू 6, है ना, और एक एक जीरो उड़ा दूँ 10⁻⁻12 के साथ तो बनेगा कितना 10⁻⁻10। ये हो गया 5 5 आर 25 एंड 25 6 आर कितना होता है हमारा 150 होता है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फर्दर 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल, इतनी एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में। ठीक है, अब चले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अ 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। एक कैपेसिटर है 600 पिकोफैराड का, और इसको हमने चार्ज किया है एक कितने वोल्ट सप्लाई से, 200 वोल्ट सप्लाई से। फिर क्या पूछा है, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैराड। अब इसको इस सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया और एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वो भी कैसा, सेम है, सेम 600 पिकोफैराड का, यानी ये 600 पिकोफैराड का कैपेसिटर आपका एक, और दूसरा जिससे कनेक्ट किया है वो भी 600 पिकोफैराड का है। ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, वो निकालना है आपको, एनर्जी लॉस निकालना है। ओके, तो एनर्जी लॉस कैसे मिलेगा आपको, इसका मतलब ये हुआ कि देखो पहले इस कैपेसिटर में कुछ एनर्जी स्टोर्ड थी। ठीक है, आपने यहाँ जब चार्ज किया इसको, एक बैटरी से कनेक्ट किया ना आपने इसको, तो इसके पास कुछ एनर्जी स्टोर हो गई। अब जब आपने बैटरी डिस्कनेक्ट करके यहाँ पर एक दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, मतलब आपने ये अरेंजमेंट ऑब्टेन किया, जब आपने ऐसा बना दिया, तो इस केस में क्या होगा, अब दोनों का सिस्टम का मतलब दोनों का मिलाकर कुछ एनर्जी होगा। ठीक है, पहले इसके पास कुछ एनर्जी थी, अब इन दोनों का मिलाकर कुछ एनर्जी होगा। तो यहाँ जो इस कैपेसिटर के पास अकेले कुछ एनर्जी थी, इन दोनों का मिलाकर जो एनर्जी होगी उन दोनों में फ़र्क होगा। ठीक है, और वही कितने का डिफरेंस है वो आपको निकालना है। लॉस पूछा है मतलब सीधी सी बात समझ में आ रही है कि इन दोनों का जब मिलाकर एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी इस वाले से कम मिलेगी, है ना। तो आपको पहले इंडिविजुअली क्या करना पड़ेगा, एक का निकाल लेते हैं अपन पहले एनर्जी, है ना। ओके, तो देखो होगा क्या, एनर्जी पहले U1, इसको अपन C1 बोल देते हैं कैपेसिटर। तो इनिशियल केस में UI बोल दो ना, चलो ना, पहले तो ये बैटरी कनेक्टेड थी। अच्छा 200 वोल्ट की बैटरी थी, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का लगाएगी, 200 वोल्ट का तो लगाएगी, है ना। तो उस केस में उसके पास एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV², है ना। तो हाफ CV² यानी कि C1 V1² ऐसा बोल दो। तो हाफ C1 कितना आपका 600 इंटू 10⁻⁻12, और V कितना आपका 200, तो 200 का स्क्वायर लेंगे, तो 200 का स्क्वायर, चलो ऐसे लिख दो अभी फिलहाल, यहाँ पर लिखते हैं अपन
600 इंटू 10⁻⁻12, नीचे 2 भी है, और ये कितना था हमारा 4 और 4 बार 0, राइट है ना। ओके, इसको अपन इससे उड़ा दें तो 2 और 4 बार 0 आ जाएगा। फर्दर लिखूं तो मैं देखो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, है ना। फिर देखो ये 2 0 और ये 4 0, यानी कि 6 0 और ये 10⁻⁻12, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, है ना, जूल, यानी कि 12 माइक्रो जूल हो जाएगा एनर्जी। ठीक है, ये आ गया इनिशियल एनर्जी। मतलब जब आपने बैटरी से इस कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो उस केस में इसके पास स्टोर्ड एनर्जी हो गई इतनी। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ से ये बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है और यहाँ पर वापस सेम वैसा ही एक कैपेसिटर लगा दिया, मतलब ये वाला अरेंजमेंट ला दिया है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब आपको यहाँ पर पूरे सिस्टम की कंबाइंड एनर्जी चाहिए, तो फिर से फॉर्मूला तो वही होगा, U = ½ CV²। ठीक है, सिस्टम की कंबाइंड एनर्जी चाहिए, मतलब यहाँ जो आप कैपेसिटेंस यूज करोगे, ठीक है, वो कंबाइंड कैपेसिटेंस यूज करोगे, मतलब दोनों का मिलाकर यूज करोगे, इक्विवेलेंट यूज करोगे, क्योंकि कंबाइंड सिस्टम की एनर्जी चाहिए तो कंबाइंड कैपेसिटेंस। और वोल्टेज भी आपको क्या चाहिए, पूरा कंबाइंड वोल्टेज चाहिए, इक्विवेलेंट वोल्टेज चाहिए। समझ में आया क्या क्या पता चल रहा है। अब देखो दूसरा कोई पावर सोर्स वगैरह है नहीं, जो वोल्टेज इसको मिला था, ये बैटरी ने इसको 200 वोल्ट का सप्लाई देके 200 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस बिल्टअप कर दिया इसके प्लेट्स के बीच में। अब जब ये दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट हुआ, ठीक है, तो यही वोल्टेज दोनों में बटेगा और दोनों का मिलाकर एक कॉमन वोल्टेज बन जाएगा, क्योंकि देखो दोनों पैरेलल में लग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है पैरेलल में है, तो दोनों का एक कॉमन वोल्टेज बनेगा, तो वो वोल्टेज आप यूज करोगे इस फॉर्मूले में। क्लियर है। अब वो वोल्टेज कैसे मिलेगा भाई, तो उसकी तरफ चलते हैं, यहाँ पर वो निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो C इक्विवेलेंट और V इक्विवेलेंट क्लियर है, राइट। ये V इक्विवेलेंट क्या है, मैंने बता दिया जैसे कि कॉमन पोटेंशियल दोनों का, ठीक है, दोनों कैपेसिटर का कॉमन पोटेंशियल। तो पहले अपन को वो कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे अपन, ठीक है, कॉमन चार्ज यानी दोनों का मिलाकर जो चार्ज है अपॉन C इक्विवेलेंट, ठीक है, जो नेट कैपेसिटेंस बन रहा है, पूरा आप सिस्टम समझेंगे अब। ठीक है, अब अपन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम समझेंगे, तो इस पूरे सिस्टम का एक पोटेंशियल चाहिए मुझे। वो पोटेंशियल कैसे मिलेगा मुझे, इस सिस्टम का टोटल चार्ज डिवाइड बाय सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज डिवाइड बाय सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस। चलो ना ऐसे लिख दो, Q इक्विवेलेंट लिख लो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अच्छा, अब ये टोटल चार्ज आपको कैसे मिलेगा, तो देखो इनिशियली इसका कैपेसिटेंस इतना था, अच्छा इस पर पोटेंशियल कितना था 200 वोल्ट, यानी मैं इसको C1 बोलूँ, इसको V1 बोलूँ, तो V1 कितना था मेरा 200 वोल्ट, ये C2 था मेरा 600 पिकोफैराड, इस पर V2 कितना था, इसका पोटेंशियल कितना था 0 था, पहले तो 0 ही था ना, बाद में आपने बैटरी से कनेक्ट किया, तो मिलाकर अब कॉमन पोटेंशियल कितना मिलेगा वो निकालना है आपको। अच्छा, तो ये कॉमन पोटेंशियल के लिए ये चाहिए। अच्छा, Q कैसे मिलेगा आपको, Q मतलब दोनों का मिलाकर चार्ज, यानी कि Q1 प्लस Q2, Q प्लस में ले लिया मैंने, अरे पैरेलल में है ना कनेक्शन, पैरेलल में कनेक्शन है, दोनों में चार्ज आधा आधा बट मतलब जितना बटेगा वो दोनों ऐड होगा, है ना, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C इक्विवेलेंट। अच्छा, C इक्विवेलेंट कैसे मिलेगा, दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो C1 प्लस C2 से कैपेसिटेंस भी मिल जाएगा। क्या कहना समझ में आ रहा है, पक्का सच्ची। नेट चार्ज, तो दोनों का चार्ज टोटल करेंगे, ठीक है, पैरेलल में चार्ज बटता है ना, तो दोनों में चार्ज बटा होगा, तो इसका और इसका चार्ज ऐड करेंगे तो सिस्टम का टोटल चार्ज मिलेगा Q1 प्लस Q2, और नीचे C इक्विवेलेंट मतलब दोनों के कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू, तो दोनों पैरेलल में इसलिए C1 प्लस C2 पैरेलल वाला कनेक्शन। ठीक है, ओके। अच्छा, अब Q1 कैसे मिलेगा, Q1 मिलेगा आपको C1 V1 से। ठीक है भाई, फर्स्ट कैपेसिटेंस का चार्ज है तो फर्स्ट कैपेसिटेंस का क्या, सॉरी फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इनटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस सेकंड वाले का चार्ज चाहिए तो C2 V2 अपॉन यही नीचे C1 प्लस C2, तो इससे आपको मिल जाएगा कॉमन पोटेंशियल। अच्छा, अब निकाल लेते हैं इसको अपन। C1 कितना है मेरा, C1 है 600 इंटू 10⁻⁻12 पिकोफैराड, सॉरी फैराड, इंटू V1 कितना था 200 वोल्ट था, प्लस C2 कितना है वो भी 600 इंटू 10⁻⁻12 है, लेकिन यहाँ V2 कितना है आपका 0 है। ठीक है, डिवाइड बाय C1 प्लस C2, यानी कि 600 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 600 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसको मैं आगे लिखूँ तो ये तो देखो 0 के साथ मल्टीप्लाई पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 200, और नीचे क्या बचेगा, 2 बार है ना ये 600 इंटू 10⁻12, तो मैं इसको दे दूँ 2 बार 600 इंटू 10⁻12
तो 600 इंटू 10⁻12 कट गया, 6 इंटू कट गया, ये कितना बचा 100, ठीक है। तो आपका कॉमन पोटेंशियल आ रहा है कितना 100 वोल्ट, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया 100 वोल्ट, ओके। अब क्या बताया था मैंने आपको, जैसे कि इसको मिटा देते हैं अपन। तो फॉर्मूला बताया था मैंने, U इज इक्वल्स टू हाफ C इक्वेलेंट इंटू वी का स्क्वायर। व्हाट इज V? V भी इक्वेलेंट हमारा, यानी कि नेट मतलब ओवरऑल वोल्टेज कितना हो गया वो आपको यहाँ पर मिल चुका है, V यानी कि V इक्वेलेंट जो मैंने बोला है ना, वही है आपका V इक्वेलेंट या V बोलो एक ही चीज़ है। तो मैंने यहाँ V लिख दिया, यहाँ पर V इक्वेलेंट लिख दो ना, चलो ना, कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं अपन V इक्वेलेंट, ओके। तो हाफ C इक्वेलेंट इंटू V इक्वेलेंट का स्क्वायर, तो हाफ C इक्विवेलेंट यानी कि फिर से वही कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट चाहिए अपन को, तो कितना हो गया देखो मैंने लिखा था ना अभी, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 1200 है ना, 2 इंटू 600 इंटू 10⁻12, तो 1200 इंटू 10⁻12 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। और V कितना है अपना 100 है, तो 100 का स्क्वायर यानी कि मैं लिख दूँ 10⁻4 लिख देता हूँ, चलो कोई इशू नहीं है ना, ये कट जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा कितना 600, ओके। और ये 10⁻12 और 10⁻4 तो 10⁻−8। फर्दर लिखेंगे अपन 6 इंटू 10⁻6 जूल, ये आ गया नया एनर्जी, ठीक है। इसको अपन UF बोल देते हैं। UI कितना था आपका 12 इंटू 10⁻6 जूल था, UF आ रहा है 6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या पूछा गया है कि कितना एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी डेल्टा U अगर आप निकालो तो क्या होता है UF माइनस UI। UF है आपका कितना 6 इंटू 10⁻6 माइनस UI कितना आपका 12 इंटू 10⁻6 यानी कि -6 इंटू 10⁻6। यहाँ आगे माइनस आने का मतलब ही हुआ कि ये एनर्जी लूज हुई है, ठीक है। तो कितना एनर्जी लूज हुआ है बोलेंगे, इतना लूज हुआ है, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे अपन देयरफॉर 6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो बस वीडियो लंबी हो गई है, समझ रहा हूँ मैं। तो 11 न्यूमेरिकल थे इसके मतलब जो मेन एक्सरसाइज के थे, बाकी एडिशनल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें खत्म हुई। अगली वीडियो मिलते हैं बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ, तब तक थोड़ा सा वेट करो और मन लगा के पढ़ो, कंसंट्रेशन से पढ़ो, फोकस रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।